हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकित। और आज हम फिर से एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का। तो कल हमने ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, लेकिन मैं आज कुछ और नए न्यूमेरिकल्स लाया हूं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अच्छे से बूस्टअप हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट। 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा है वाकई उससे क्वेश्चन बनते हैं या फर्जी में। चलो, द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH इक्वल सोल्यूशन विल बी पहला ऑप्शन 7.01, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 9। तो कंसंट्रेशन दी है और स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH किस तरह टूटेगा? NaOH Na प्लस और OH माइनस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 0.01 मोलर ये NaOH था, तो 0.01 मोलर Na प्लस होगा और 0.01 मोलर OH नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। ठीक है, अब हमसे पूछा है पीएच पूछा है, लेकिन हमको तो OH पता है, तो हम POH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। POH बराबर, इसको क्या मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। POH बराबर माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, 2 को आगे आएगा तो POH निकल आया 2। लेकिन हमसे पूछा है पीएच, तो हमने पीएच प्लस POH बराबर 14 ये पढ़ा है, तो इधर से पीएच कितनी निकलेगी? 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। हमारा ये क्या है? आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 2019 में आया है, मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ 10⁻⁻2 HCN solution इफ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻3। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या दिया है? अल्फा दिया है, अल्फा नहीं, अल्फा पूछा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। कंसंट्रेशन HCN की दे दी है और H प्लस की। तो हमने पढ़ा था H प्लस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, H प्लस का C अल्फा होता है, C अल्फा, ये फार्मूला पढ़ा था। H प्लस की कंसंट्रेशन हम लोग 10⁻⁻3 दे दी है और कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 दे दी है। अल्फा अल्फा कितना आएगा? 10⁻⁻1 मतलब 0.1। अगर परसेंटेज अल्फा निकालना होगा 0.1 इंटू 100 मतलब 10%। यार इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन तो फर्जी था। ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है यार। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो तुमको ये भी क्वेश्चन क्या लग सकता है? टफ टफ लग सकता है।
चलो अब करते हैं थोड़ी यार ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। फॉर 10 मोलर CH3COOH solution, if Ka is equal to 10 power minus 5, then find out पहला अल्फा, सेकेंड H प्लस की कंसंट्रेशन, थर्ड pH। तो देखो हमको क्या दे दिया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दे दी है। हमको निकालना है अल्फा। अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए रूट के A/C ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो अल्फा कितना निकलेगा सॉरी 10⁻⁵ और कंसंट्रेशन है 10। तो इधर से अल्फा कितना निकलेगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁶, तो अल्फा निकल के आएगा 10⁻⁻3। ठीक है, अल्फा निकल आया। H प्लस निकालना है, H प्लस बेसिकली C अल्फा होता है, अल्फा हमने निकाल लिया है और कंसंट्रेशन 10 है, 10⁻⁻3। तो H प्लस कितना निकला, क्या 10⁻⁻2 H प्लस निकल आया। अब हमको pH निकालना है, pH का फॉर्मूला -log H+। अरे ये तो बिल्कुल हल्का खेल हो गया, -log H+ 10⁻⁻2 2 आंसर 2 pH आ गई है। क्या ये क्वेश्चन तुम लगा पा रहे हो खुद से? पहले क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो। अगर तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो बहुत ही, मतलब ये तो बेसिक था, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इधर उधर के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं मैं वही रखता हूँ बेसिकली, ताकि तुमको इधर उधर की किताबें ना पढ़ना पड़े। ठीक है, डायरेक्ट लेक्चर देखो और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुमको। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं आया, मे बी ये वाला अच्छा होगा। फॉर 10⁻³ मोलर H2CO3, if alpha is equal to 10%, then find out the value of pH। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pH, pH फाइंड करना है। देखो अल्फा 10% दे दिया है, मतलब 100% होता तो अल्फा को हम क्या 100% होता तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते। इधर पे क्या दिया है 10%, मतलब ये तो इतना हमको पता चल गया, ये जो गिवन है H2CO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको तोड़ना चाहिए। H2CO3 किस तरह टूटेगा, H प्लस CO3 -2। इनिशियल कंसेंट्रेशन 10⁻³ था, 10⁻³ था, तो 2 × 10⁻³ प्लस 10⁻³ प्लस क्यों लगा रहा हूँ, कार्बोनेट बनेगा 10⁻³ अब अल्फा दिया है हमको, कितना दिया है हमको, pH फाइंड करना है। pH फाइंड करने के लिए हमको H+ फाइंड करना पड़ेगा C अल्फा से। अल्फा हमको 10% दिया है, अल्फा 10% का मतलब है, अल्फा 10% का मतलब है 0.1 दिया है। परसेंटेज से हम परसेंटेज में गिवन है, हमको परसेंटेज में तो यूज करेंगे नहीं। तो C कितना है 2 × 10⁻³ अल्फा कितना है 0.1 तो अपॉन 10 आएगा, 10⁻² की पावर -4 हो जाएगा। हो
चलो करते हैं। 2 × 10⁻⁻4 हो गया। 2 × 10⁻⁻4। अब H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली हमने। pH का फॉर्मूला लगाओ, -log H प्लस। तो इसको -log H प्लस की कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई में है तो -log, अरे यार log ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, log A × B बराबर log A प्लस log B। ठीक है, तो log 2 -log 10⁻⁻4 log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और ये आगे आ जाएगी पावर तो +4, तो इधर से निकला आंसर 3.7। 3.7 आंसर है हमारा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक थी। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा जिसमें थोड़ी बहुत लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि तुम मैथ में खूब अच्छी तरह याद करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर? द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज of weak electrolyte with the increase in concentration of solute, with the increase in concentration of solute. Second, on decreasing the temperature of solution. थर्ड ऑप्शन क्या है? on adding excess of water, on adding excess of water to the solution. Fourth, on stirring the solution vigorously. क्या ऑप्शन हो सकता है करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? आज बहुत गर्मी है, चलो कोई नहीं। द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है? बड़ा कंजूस होता है, टूटने से डरता है। लेकिन हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? मैंने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बताया ही गया था, पानी डालते जाओ, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल गलत। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, बिल्कुल गलत। ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर टू द सोल्यूशन, यही पढ़ा था हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि भैया पानी मिलाते जाओ और वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते जाओ फर्दर। ठीक है, चलो अब ये हमारे हो गए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। रिलेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले एक बीक एसिड लिया मैंने, बीक एसिड HA। बीक एसिड को मैंने जैसे ही फर्दर वाटर डाला इसमें H2O तो H प्लस और A माइनस में टूटेगा,
और ये एक्वस होंगे। ये तो करना आता है। अगर एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही बताया था। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया हमने। अब देखो एसिड का ये A माइनस क्या है, कंजुगेट बेस। अगर ये वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को A माइनस की अगर मैं वाटर डाल रहा हूँ इधर H2O, तो ये किस में टूटेगा, H के साथ A मिल जाएगा और OH माइनस होगा एक्वस। तो अब हम ये कंजुगेट बेस है तो इधर हम Kb लिखेंगे, Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे HOH माइनस अपॉन A माइनस। अब मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कि A एंड KB को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो H प्लस A माइनस अपॉन HA, मल्टीप्लाई करो इससे HA OH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव, तो इससे ये कट जाएगा और HA से HA कट जाएगा, तो के A इंटू के भी निकल के आया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई कर कंसंट्रेशन ऑफ OH। इसको हम क्या बोलते हैं, कि A इंटू के बी इज इक्वल टू KW। ये बोल सकता हूं मैं H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, इतनी इक्वेशन याद रखना। अब इसी इक्वेशन को मैं आगे फर्दर बढ़ाऊंगा। हमने अभी इक्वेशन क्या देखी है कि A इंटू के बी इज इक्वल टू KW। ये इक्वेशन हमने निकाली है, अभी ड्राइव की है। अगर मैं इसको माइनस लॉग टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, माइनस लॉग को दोनों तरफ लो, माइनस लॉग के A इंटू के बी बराबर माइनस लॉग KW। क्या कर रहा हूं मैं, सही तो कर रहा हूं। तो माइनस लॉग, इसको लिख सकता हूं माइनस लॉग के A माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग KW। तो इधर से पी के ए माइनस लॉग के ए को पी के ए लिख सकता हूं, माइनस लॉग पी के माइनस लॉग के बी को पी के बी लिख सकता हूं, और के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो एक बात देखना, के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब हमको फाइनली माइनस पी के डब्ल्यू क्या होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू। के डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है, के डब्ल्यू कितना होता है 10 पावर माइनस 14। हम एट 25 डिग्री सेल्सियस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पी के डब्ल्यू कितना आएगा, माइनस लॉग 10 पावर माइनस 14। अब पी के डब्ल्यू इधर से कितना आ गया, 14 को आ गया, अब आने दो 14। तो पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, ये रिलेशन निकला है। ठीक है, यही रिलेशन निकला है। तो ये याद रखना, पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14 होता है। ठीक है,
आई थिंक चीज़ें एकदम फाइन चल रही हैं, अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी है तो तुमको, मुझे पता है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, नई नई चीज़ें आती हैं। एक बार गो थ्रू हो जाओगे चैप्टर से, तब दूसरी बार चीज़ें पेज पलटाओगे तो बेसिकली आसान लगेगा। जो एक लेक्चर देख रहे हो उसको एक दो बार रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन करो। फिर दूसरा लेक्चर देख रहे हो, पहली बार जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, दूसरे वाला जो पढ़ा दूसरे दिन पढ़ाया है वो रिवाइज करो। धीरे धीरे ऐसे ही तब तक लेक्चर कंप्लीट हो गए सब, मतलब तब तक चैप्टर कंप्लीट होगा। ऑब्वियस सी बात है, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में। ठीक है, इधर से तो मतलब मैं करवा रहा हूँ, तुमको सब सिंपल लग रहा होगा, लेकिन तुम खुद से थोड़ा पैनिक हो रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें होती है। ऑब्वियस सी बात है, तुमको किसी शहर में छोड़ दिया जाए और तुमको रास्ते मालूम नहीं होते, लेकिन जैसे ही तुम अपने रूम से कोचिंग सेंटर या कहीं जाते हो, बार बार जाते हो, तो वो चीज़ें फिर पहले तुमको पहले दिन याद रखनी पड़ती हैं, दूसरे दिन तुम ऑटोमेटिक चले जाओगे, तीसरे दिन पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मुझे रास्ता याद भी रखनी है। तो मतलब ऐसे ही इसका है, जितने बार रिवाइज करोगे, गो थ्रू होगे चीज़ों से, तो फैमिलियर हो जाओगे, उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, और जिस दिन कंफर्टेबल हो गए चीज़ों से तो चीज़ें हल्की लगने लगती हैं। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी, तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आई है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान को अच्छे लोग और अच्छी किताबें, मतलब किसी को समझ में नहीं आती। ठीक है, उनको टाइम देना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे लोग और अच्छी किताबें को समझना है तो उनको टाइम देना स्टार्ट कर दो। अगर जैसे तुम्हें मुझे समझना है तो ऑब्वियसली बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझो। मेरा एकदम सिंपल फंडा है, पढ़ाओ और पढ़ो। मतलब मेरा टीचिंग में इंक्लिनेशन, मैं कोटा गया था, कोटा के टीचरों को देखा क्या बिंदास पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं और वो 100 का मतलब चुटकियों में डाउट क्लियर कर रहे हैं, चुटकियों में। तो मतलब वही फील आ गई अंदर कि नहीं यार, इसमें भी कुछ करियर है। और ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं है, टीचिंग में बहुत बिंदास करियर है और मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट देख ले रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे कंजूस होता है, अपने टूटना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, सपोज दैट एक बीकर है, फील आनी चाहिए थे, एक बीकर है, उसमें तुमने डाल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसे भी वो कंजूस है, टूटना नहीं चाहता। अब तुमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला उसी में, और मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब वीक आयन का कॉमन आयन इफेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास, तो वैसे भी नहीं टूटना चाह रहा था। फिर लेचेट्रियल बोलेगा कि भाई पीछे करो। मतलब कॉमन आयन इफेक्ट सिंपली क्या करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिक्रीज करता है। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिख लो पहले, चीज़ें समझ में आएंगी, अभी मैं करूँगा तो और अच्छे समझ में आएंगी। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज on addition of strong electrolyte having common ion is called common ion effect, common ion effect। सपोज दैट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंजूस होता है, टूटना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, और आज इसको इसका साथी मिलेगा जो कि बोलेगा ठीक है भाई नट तोड़ो, मैं खुद मदद कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये टूट गया। 100% तो नहीं टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितना टूटेगा और बनेगा बेसिकली
लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला इसी सोल्यूशन में, एक कंटेनर में चल रही है सपोज दैट ये रिएक्शन, और अच्छे से फील आ जाएगी। जैसे ही मैंने CH3COON स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही मैंने इसको डाला ये 100% डिसोसिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। अब ये क्या है, दोनों कॉमन आयन इफेक्ट मिल गया। अब ये इससे बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, रिएक्शन अब इस डायरेक्शन में जाएगी, लीच एट्रियल चिल्लाएगा कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही है तो रिएक्टेंट साइड भागो। तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, अब बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब डिक्रीज होगा। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, इधर ही लिखा है डिक्रीज ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन ही है। तो अब रिएक्शन किस तरफ भागेगी, इसी तरफ, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, डिसोसिएशन कम होगा। आई थिंक चीज़ें इतनी क्लियर हुई होंगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस ये देखना है वीक एसिड है और उसके साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट होना चाहिए कंटेनिंग, मतलब कॉमन आयन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास, कॉमन आयन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं पीएच को ही थोड़ी बहुत देखते हैं, पीएच कैलकुलेशन देखेंगे अब हम। क्या देखेंगे, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस 1 क्या था, केस 1 पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, पीएच बराबर -log H+, और इस पर हमने काफी क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इस पर अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं इसी फॉर्मूले पर करते आए हैं। सॉरी, अब हम देखेंगे केस दूसरा। ये केस तो हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरा केस, पीएच ऑफ केस 2, pH ऑफ pH डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट कर रहे हैं अब, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने पानी डाल दिया, अब उसमें क्या डाल दिया है, पानी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब हम डाइल्यूशन की एक इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अगर मुझे M2V2, अगर मुझे इसको मैं M2 की टर्म में लिखूं तो M2 निकालना है M1V1 अपॉन V2, ये डाइल्यूशन की इक्वेशन है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो ये इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होती है। तो ये क्या है, H+ न्यू है, ये H+ क्या है, न्यू, बराबर ये H+M1, H+ ओल्ड है, और V1 ओल्ड है, फिर V2 क्या है, न्यू है, V2 न्यू। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर मैं -log लगा दूं, -log H+ न्यू, -log का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब तुम फैमिलियर हो गए हो -log से, -log H+ -log V ओल्ड अपॉन V न्यू। -log H+ को मैं pH न्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा, और -log H+ को, ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाली, तो pH ओल्ड वाली प्लस, देखो मैं प्लस लगा रहा हूँ, इधर माइनस है, प्लस लगा रहा हूँ तो V न्यू अपॉन V ओल्ड हो जाएगा, प्लस log, अब इधर क्या लिखूंगा, V न्यू
अपॉन बी ओल्ड। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को बड़े कायदे से लगाना है। हालांकि हमारा मैं दोनों तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन गलत कहाँ होते हैं, बेसिकली 3 टर्म बता रहा हूँ। मोलरिटी इनटू मोलरिटी, अरे नहीं इधर नहीं बता रहा, मैं आगे बताऊंगा, उसका अभी इधर यूज नहीं है। ठीक है, पी एच न्यू पी एच ओल्ड लॉग पी न्यू अपॉन बी ओल्ड, ये फॉर्मूले याद रख लेना। और बेसिकली डाइल्यूशन की इक्वेशन याद रख लेना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब इसको हम चलो अप्लाई करेंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला, इतनी बात बताना मुझे, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है लेकिन हर जगह नहीं लगाना है, कहीं कहीं लगाना है। बेसिकली हम इनिशियल मतलब डेरिवेशन तो मैंने इसलिए करा दिया, अगर दोनों चीज़ दी हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर एन फैक्टर तुमको डिस्टर्ब करेगा, एन फैक्टर मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन 1 है, तो अगर H प्लस 2 मोल है तो इधर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा। H प्लस इधर हम 1 कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अभी देखो अभी समझ में आ जाएंगी। केस 2 के क्वेश्चन करो तो पहले तुम केस 2 के क्वेश्चन कर रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 10⁻² मोलर 100 ml H2SO4 is diluted to twice of initial volume, twice of initial volume. Find न्यू pH, न्यू pH बतानी है हमको, न्यू pH बतानी है हमको। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, देखो M1 दिया है हमको 10⁻² मोलर, V1 हमको दिया है 100 ml, और हमसे वॉल्यूम V2 बोल दिया है ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इतने ml, और pH हमको फाइंड करने को बोल रहा है न्यू वाली न्यू, तो हमको M2 पता होना चाहिए ना, सबसे पहले M2 फाइंड करना है। तो देखो इधर डायरेक्ट फार्मूला मत लगाना है, इधर डायरेक्ट फार्मूला मैं इसलिए बोल रहा हूँ मत लगाना क्योंकि पहले तुमको pH ओल्ड निकालनी पड़ेगी, और pH ओल्ड भी तुम निकालोगे तो गलती कर दोगे, मुझे पता है कहाँ कर दोगे तुम गलती, क्योंकि इधर H2SO4 किस तरह टूटेगा, H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस 2 में इधर तुम गलती कर दोगे। तुम इधर कितने ले लोगे, M1 को 10⁻−1 10⁻−2, और जबकि ये क्या है 2 है, क्योंकि 10⁻−2 H2SO4 दिया है, तो ये 2H प्लस में टूट रहा है, तुम इधर गलती करोगे, ये 2 कंसीडर नहीं करोगे तुम। मैं गलती बताते जा रहा हूँ कहाँ गलती तुम करोगे, पहले से तुमको चीज़ें पता रहेंगी तो फिर गलती नहीं होगी। अब देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1 कितना है 10⁻−2 इन 10⁻−2 नहीं है, इंटू 2 भी है, और V1 है 100, और M2 हमको फाइंड करना है। V2 हमारा क्या है, V2 200, 2 से 2 कट गया, M2 कितना निकला 10⁻−2, यही हमारा H प्लस निकला है, कौन सा न्यू वाला 10⁻−2। अब हमको सिंपली pH का फॉर्मूला लगा देना है, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेट 10⁻−2 है, 2 को आगे आने दो, 2 pH कितना आ गया है 2, आंसर है इसका। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, इस तरह से अप्रोच डेवलप करनी है। हाँ, फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो भी देख लो, मतलब कहीं कहीं डेरिवेशन का अल्टीमेटली रिजल्ट जरूरी नहीं है, याद रखना
कहीं कहीं पर यहाँ पर मैं मतलब बताऊंगा कि यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट तुमको दिक्कत दे सकता है। जैसे इधर डायरेक्ट रिजल्ट होता तो तुमको दिक्कत देता, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट कहीं कहीं लगते हैं। जैसे क्वेश्चन pH ऑफ HCl solution are 2 and 2.7 before and after dilution respectively. If initial volume of the solution is, if the initial volume of the solution is 100 ml, find the volume of water added. Find the volume of water added. हमको जो वाटर ऐड किया है वो फाइंड करना है। तो हमारा pH का इधर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, pH ओल्ड नहीं pH न्यू इज इक्वल टू pH ओल्ड प्लस लॉग वॉल्यूम न्यू अपॉन वॉल्यूम ओल्ड। तो बस pH न्यू कितनी है, बिफोर डाइल्यूशन कितनी थी, मतलब 2, और आफ्टर डाइल्यूशन 2.7। तो आफ्टर डाइल्यूशन 2.7, न्यू वाली 2.7 है, ओल्ड वाली 2 है, क्योंकि ये बिफोर डाइल्यूशन है। लॉग इनिशियल वॉल्यूम हमको दे दिया 100, मतलब ये ओल्ड वाला है, इनिशियल V1 ओल्ड है और V2 न्यू है। तो ओल्ड वाला 100 दे दिया है, V न्यू। अब इसको 0.7 इधर लाओ, 0.7 बराबर लॉग V न्यू अपॉन 100। अब 0.7 को log 5 लिख सकता हूँ मैं। log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, ठीक है। तो log V न्यू अपॉन 100, log से log कट गया, V न्यू कितना निकलेगा, V न्यू 5 इंटू 100 मतलब 500। ये तो V न्यू निकला, ये आंसर मत मार देना, काफ़ी लोग यही आंसर मारेंगे। भाई अब इनिशियली वॉल्यूम 100 था और फिर बाद में 500। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड किया, स्टार वाटर एडेड। लड़के गलतेधारी करते हैं। तो इनिशियली कितना, बी न्यू कितना निकला 500 और 100 इनिशियली था, तो 400 ml वाटर हमने ऐड किया है, यही हमारा आंसर है। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें अब एकदम क्लियर होने लगी होंगी। हर जगह रट्टू तोता नहीं बनना है, हर जगह फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है। केमिस्ट्री थोड़ी धोखेबाज है, मतलब ये है ही। चाहे तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो उतने एक्सेप्शन धोखा नहीं मिलेगा जितना तुमको इनऑर्गेनिक में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक में धोखा मिलता है, फिर ऑर्गेनिक में, और सबसे कम धोखा मिलता है कहाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री को एंजॉय करो। और फिर तो भाई यार ज़माना धोखेबाज है, तो फिर केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट है और ये धोखेबाज इंसानों ने बनाई है। एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा ही देना चाहे, मतलब मोस्टली धोखा ही देता है, उसका प्रॉफिट निकलता होगा वो धोखा दे देगा तुमको। ऑब्वियस सी बात है। जैसे तुम्हारी मैडम, अब तुम 11th-12th में आ गए होंगे, तो तुम्हारी मिसेज भी हो गई होंगी अभी तक, फ्यूचर मिसेज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम मतलब कुछ दिन वो तुम्हारे साथ रहेंगी, अगर उसको प्रॉफिट नज़र आएगा तुम में तो तुम्हारे साथ रहेगी। अगर जैसे ही उसको लगा कि नहीं ये तो बर्बाद इंसान है, तो कभी किसी को ये मत बताना कि मैं बर्बाद इंसान हूँ, वो छोड़ के चले जाएगी। तो बर्बाद इंसान होगे तुम, तो तुम्हारा कट जाएगा, मतलब धोखा मिलेगा,
ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री भी धोखेबाज है यार, मतलब खुद से रिलेट करो। तब तुम लोग धोखेबाज हो तो फिर केमिस्ट्री तो क्या एक सब्जेक्ट है, तो फिर तो वो धोखा देना बनता है केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट तुम्ही को धोखा दे रही है। लेकिन खैर 500 आंसर नहीं मारना है, मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ तुमको केमिस्ट्री टेंच करने वाली है। उधर उधर स्टाइल लगाते जाना, तुम्हारा खेल होता जाएगा। बस अगर एग्जाम हॉल में मतलब बार बार रिवाइज करोगे, स्टार पॉइंट देख लोगे, तो स्टार पॉइंट का मतलब ही है धोखा। ठीक है, स्टार का मतलब ये नहीं है बहुत अच्छी बात लिखी है उधर, उसका मतलब है उधर से निकलो, मतलब उसको चीज़ को समझो। तो आई थिंक अब बातें समझ में आ गई होंगी, चमक गया होगा सब कुछ। अब हम केस 3 डिस्कस कर लें तो अच्छी बात रहेगी, या फिर कल कर लें, आज टाइम है, आज ही कर लेते हैं ये डायरेक्ट, कल और क्वेश्चन देख लेंगे। चलो केस 3 पढ़ा ही दे रहा हूँ, ठीक है। केस 3 पीएच ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के पानी डाल दिया है। तो इस केस में पीएच बेसिकली H प्लस फाइनल क्या होती है, H प्लस टोटल हम क्या करते हैं, H प्लस एसिड का तो लेते ही हैं, H प्लस एसिड का, साथ में H प्लस वाटर का भी लेना पड़ता है हमको इधर। इस केस में कब हमको पता चलेगा कि भैया वाटर को भी ले लो, तो एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इफ नोट है, इफ pH of strong acid is greater than 8, then अगर pH 8 से ज़्यादा है then consider H plus of water also। फिर हमको क्या करना है, H प्लस वाटर का भी कंसीडर करना है, क्योंकि बेसिकली pH निकाल रहे हो, ये 8 तो हो ही नहीं सकती। मतलब अगर 7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 8 या 7, ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 8 तो हो ही नहीं सकती ना। pH एसिड है और उसकी तुम बोल रहे हो pH 8 है, 9 है, 10 है, तो ये तो वाहियात बात हो गई ना। तो pH 7 से कम ही रहेगा, ये एसिड है, चाहे जितना पानी मिला लो। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ रहे हैं। तो अब एच इन केस मतलब H प्लस की कंसनट्रेशन हमने क्या पढ़ी थी, H प्लस की कंसनट्रेशन 10⁻⁷ पढ़ी थी, 10⁻⁷ हमने निकाली है, ये कोई इसको नकार नहीं सकता। तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, बाद में कहते हो ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो अब हम H प्लस टोटल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, H प्लस एसिड और 10⁻⁷, ये वाला अगर 8 से ज़्यादा आ रही है, 7 से ज़्यादा आ रही है pH स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 10⁻⁷ को कंसीडर करना है। और मैं इसका आंसर बता दूं, अगर मैं बता रहा 7 से ज़्यादा pH आ गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो आंसर पता, आंसर शुड बी इन बिटवीन 6 and 7, 6 और 7 के बीच में होगी उसकी pH। ठीक है, कैसे होगी देखो, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, पहले आंसर निकाल बता दूंगा और फिर उसको सॉल्व करवा देंगे। तो केस 3 थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसमें। इसका तो आंसर हमको, केस 3 होगा तो हमको इसका आंसर ही पता है, क्या आंसर ही पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी
pH of 10⁻⁸ molar HCl solution. First 6.96, second 8, third 7, फोर्थ नन। देखो तुमने पीएच देखी, पीएच क्या, HCl किस तरह टूटेगा, HCl H प्लस और Cl माइनस में, 10⁻⁸ है तो 10⁻⁸ 10⁻⁸, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमको मिल गई। और पीएच का हमने फॉर्मूला लगा दिया -log H प्लस, पीएच बराबर -log 10⁻⁸, और तुम्हारा पीएच आ जाएगा 8। और तुम खुश हो जाओगे क्योंकि ऑप्शन में अभी 8 गिवन है। ये धोखा है, धोखा है, ये गलत है, क्योंकि पीएच 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कुछ भी हो। और इसका आंसर बता दूं मैंने क्या बोला था, 6 और 7 के बीच में वाला देख लो, आंसर वही होगा। अगर 7 से ज़्यादा पीएच आ रही है तो ऑप्शन में लगा देना 6 और 7 के बीच वाला आंसर। अब देखो इसको मैं तुमको सही कैलकुलेट करवा के बताऊं। देखो इतनी बात तो सही, मतलब सेम है H प्लस, लेकिन इधर पर H प्लस टोटल लेंगे हम, H प्लस कौन सा वाला लेंगे, टोटल। ये वाला H प्लस 10⁻⁸ तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 10⁻⁷ भी लेंगे। वाटर का भी H प्लस लेंगे। H प्लस ऑफ एसिड, H प्लस एसिड का लेंगे, प्लस H प्लस वाटर का। तो ये कितना है, 10⁻⁸ और ये 10⁻⁷। तो H प्लस टोटल निकालना है हमको, तो 10⁻⁸ को कॉमन ले लो और इधर से 1 आएगा प्लस 10, तो 11 इंटू 10⁻⁸। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस टोटल। अब लगाओ पीएच का फॉर्मूला। और एक डाटा और गिवन है, log 11 की वैल्यू 1.04, ये गिवन है। तो अब पीएच का फॉर्मूला लगाओ, पीएच बराबर -log H प्लस टोटल वाला, तो -log 11 इंटू 10⁻⁸, इधर से -log 11 प्लस log 10⁻⁷। इसको फर्दर सॉल्व करो तो -log 11 कितना हो जाएगा, -1.04, और ये पावर नीचे आगे आएगी तो +8, तो इधर से कितना निकला, 6.96। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है 6.96। और देखो मैंने कितने खूबसूरत तरीके से बता दिया था कि ये कैलकुलेशन तुमको करनी ही नहीं है, मैंने तो तुमको प्रूव करने के लिए बता दिया था। अगर पीएच 7 से ज़्यादा आ रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उस केस में डायरेक्ट ऑप्शन देखो यार, आंसर लगाओ और भावनाओं में मत बहना। ये गलत ऑप्शन था जो कि पहले तुम सॉल्व करके बैठे थे, मैंने सॉल्व करके दिखाया था। एक बार गलती को मैं करके दिखा इसलिए देता हूँ ताकि वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करता हूँ गलती, मैं तुमको दिखाने के लिए करता हूँ। एक्चुअली ये गलतियाँ होती हैं, ये सब सिली मिस्टेक में काउंट होती हैं, और फिर तुम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो धड़ाधड़ करते हो ये सब सिली मिस्टेक, और बाहर निकलते हो, अरे सर ने, अंकित सर ने बताया था, अरे भाई उधर ऐसा था, अरे भाई उधर पन्ने में ऐसा लिखा था। बाद में ये बातें याद आती हैं, शुरू में तो डायरेक्ट याद आता है कि भैया जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हाथ पैर फूल जाते हैं, और क्या हाथ पैर फूल जाते हैं और दिमाग कहीं अपर स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर रहता ही नहीं है। और एक्चुअली पेपर हार्ड नहीं आता, एक और अच्छी बात बता दूं, आज पेपर हार्ड नहीं आता,
हमको इतना डर रहता है अंदर से, तो हम एक हाउ हप्पा बना के जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि नहीं यार एग्जामिनर ने भयंकर भयंकर कंसेप्ट डाले होंगे, ये डाला होगा वो डाला यार। नीट का है, नीट की केमिस्ट्री बड़ी सिंपल है। जेई की हो तो चलो मान लो, मैंने जेई की पढ़ी है ठीक है, मैंने जेई को पढ़ाने की एक बार कोशिश की थी, तो मैंने पढ़ी है खुद, मतलब पढ़ाया भी है एक दो लड़कों को जेई। मतलब जेई में हाँ, बाकी मतलब जेई की केमिस्ट्री में दम है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय।